नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक सीरीज़ चल रही है टॉप 300 की। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि जिन दोस्तों को नहीं पता है उन्हें आइडिया लग जाए, फिर आगे की बात करेंगे। तो टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में स्टैटिक और करंट दोनों को मिलाकर के हमने 300 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको बना के दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में। वीडियोस आ रही हैं लगातार, बहुत जल्दी हम सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। आज इकोनॉमी के तहत हम जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे एक ही वीडियो में, लेकिन इससे संबंधित वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं और ये वीडियो बनने के बाद भी अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है तो उसे मैं कवर करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी है, कुछ दिन बचे हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए, बाकी अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए और रिवीजन शुरू हो चुका है, एक ही महीने के अंदर, लगभग एक महीने में हम सारे विषयों को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से, साइंटिफिक तरीके से। अगर रिवीजन में पार्टिसिपेट करना है, पीडीएफ नोट लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहीं पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई। इकॉनमी का सब्जेक्ट है तो बहुत सारे लोगों के लिए टेक्निकल लगता है, लेकिन इसको हम सिंपल करेंगे और आराम से समझेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक आइडिया लग जाए तो आगे बढ़ेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है। और ये बैंक क्या करते हैं, कर्जा देते हैं, हमें ऋण देते हैं या खुद भी ऋण लेते हैं, इस तरह की प्रक्रिया पूरा चल रहा है। इसके अलावा भी कुछ संस्थाएं हैं जो ये ऋण देती हैं, और इनके सबके ऊपर जो है बैठा है कौन, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। इन सारी गतिविधियों को देखने के लिए कि अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रही है कि नहीं, जो भी चीज़ें चल रही हैं नियमितता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और जहाँ कहीं भी कुछ गड़बड़ दिखता है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई तुरंत एक्शन लेता है। क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई। त्वरित मतलब तुरंत, सुधारात्मक, कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसे ठीक कर दिया जाए, उसे सुधार दिया जाए, ऐसी कार्रवाई करता है आरबीआई। तो इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अभी हम देखेंगे कि किस किस तरह की बातें इसमें शामिल होती हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है रेफरेंस के तौर पे, हाल ही में आरबीआई ने एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे की घोषणा की है कि कुछ चीज़ें इसमें बदली गई हैं। ओके, आगे देखिए, ज्ञात हो कि पीसीए ढांचा, इसको अब आगे हम पीसीए ही कहेंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पीसीए ढांचा बैंकों पर रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है, वहीं उसका पर्यवेक्षण कर रहा है, हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक, और प्रभावी बाजार अनुशासन सुनिश्चित करता है। अब यहाँ से कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बने और ये डाल दिया जाए तो अब क्या करेंगे, बाजार अनुशासन का क्या मतलब है, प्रभावी बाजार अनुशासन, ये जो लेन देन का मार्केट है, ठीक है, ऋण की बात हो रही है, वो अनुशासित रहे, नियमों का पालन होता रहे, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ये सुनिश्चित करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। संशोधित ढांचे के बारे में बात करेंगे कि क्या संशोधन हुआ है, कौन कौन सी बातें इसमें। अगर इसकी प्रयोज्यता की बात करें तो ध्यान दीजिए, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यह ढांचा भारत में परिचालित सभी बैंकों पर लागू होगा। पहली बात, भारत में चलने वाले सभी बैंक, इसका मतलब यह है कि विदेशी बैंक भी शामिल हैं, सिर्फ भारतीय बैंक नहीं, आगे लिखा होगा, जिनमें शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करने वाली विदेशी बैंक भी शामिल हैं। समझ रहे हैं, ये पीसीए ढांचा जो है सब पे लागू होगा। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिर्फ भारतीय बैंकों पे लागू होगा, सिर्फ विदेशी बैंकों पे लागू होगा, तो आप ध्यान रखेंगे सभी बैंकों पे लागू होगा। हालांकि हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि भुगतान बैंकों और छोटे वित्त बैंकों, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इनको उन ऋणदाताओं की सूची से हटा दिया गया है जहां रिजर्व बैंक द्वारा पीसीए की शुरुआत की जा सकती है। समझ रहे हैं, यानी कि इनको छोड़ा गया है, बाकी ऊपर वाले जो हैं बैंक ना, उनको पालन करना पड़ेगा। कौन कौन इससे बाहर हैं, भुगतान बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटे वित्त बैंक। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्यों, यहाँ पे लिखा जा सकता है कि इसमें भुगतान बैंक भी शामिल हो। इसे भुगतान बैंक के बारे में हमने पढ़ा था काफ़ी विस्तार से, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर के प्रश्न बन सकता है, कहीं भी स्टेटमेंट में शामिल किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे, इनको बाहर रखा गया है। और ये जो प्रावधान है जनवरी 2022 से प्रभावी हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि हम 22 में आगे बढ़ चुके हैं। ओके, निगरानी क्षेत्र की बात करिए ज़रा, यहाँ पे आपको कुछ अजीबोगरीब शब्द मिलेंगे अगर आपने इकॉनमी नहीं पढ़ी है।
कोई दिक्कत नहीं है, आगे सब समझा जाएगा। निगरानी का क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा? पूंजी, आपकी कितनी पूंजी है। परिसंपत्ति की गुणवत्ता कैसी है। यहाँ परिसंपत्ति से मतलब धन जो रखा हुआ है, एसेट जो रखा है, ऋण जो दिया है, ऋण लिया है, उसकी बात हो रही है। पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात, इसको CRAR कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे। NPA अनुपात, इस पर भी लागू होगा। Tier 1 लीवरेज अनुपात, इस पर संशोधित ढांचे की निगरानी के प्रमुख क्षेत्र हैं। इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और एक मज़ेदार बात बताऊं, PCA ढांचे पे क्वेश्चन आने की संभावना उतनी नहीं है जितना कि इन टॉपिक्स पे आने की संभावना, क्योंकि ये मुख्य क्षेत्र हैं PCA के तहत, तो इसी पर UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है। UPSC का नेचर है कि जो बात ज़्यादा चर्चा में होती है उसके किसी हिस्से से प्रश्न पूछ लिया जाता है, न कि मेन बात से, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा वो तो है ही, लेकिन इसके अंदर जो बातें हैं वो ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए, हालांकि इस संशोधित ढांचे में परिसंपत्तियों पर रिटर्न को एक पैरामीटर के रूप में शामिल नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। जो आपकी परिसंपत्ति पर रिटर्न मिल रहा है उसको एक पैरामीटर नहीं लिया गया है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं ना, ऊपर देखा हमने, इसको शामिल नहीं किया गया, ये ध्यान रखेंगे। अब ज़रा क्रियान्वयन की बात करिए। किसी भी जोखिम सीमा के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप, जो ऊपर की बातें हैं, ठीक है, PCA को लागू किया जा सकता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है RBI के द्वारा। दबावग्रस्त बैंकों को ऋण या निवेश पोर्टफोलियो का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये क्या मतलब है? ये दबावग्रस्त बैंक या फिर इसके आगे की बात देखिए, सिंपल सी चीज़ है, कई मामलों में दबाव हो सकता है किसी बैंक पर, लेकिन सबसे बड़ा दबाव यही होता है कि आपने मतलब बैंक ने किसी को ऋण दिया और पैसा वापस नहीं आ रहा, कुछ लोग पैसे लेकर भाग जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा दबाव है, डिफ़ॉल्ट होने की सिचुएशन हो सकती है। तो इस तरह के जो बैंक हैं उनको ऋण या निवेश पोर्टफोलियो का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब ये है कि आप जो है अब ऋण नहीं देंगे, पहले अपने आप को सुधारिए, अपने तो डूब रहे हैं, ऋण कहाँ से देंगे, निवेश नहीं करेंगे, फिलहाल पोर्टफोलियो का अपने विस्तार नहीं करेंगे, ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। ओके, हालांकि ध्यान दीजिएगा, ऐसी जो दबावग्रस्त संपत्ति वाले जो बैंक हैं ऐसे, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में जो सरकार सिक्योरिटीज़ जारी करती है या अन्य उच्च गुणवत्ता वाले तरल निवेशों में निवेश करने की अनुमति होगी। मतलब ये है कि आपके पास जो पैसा है ना, अगर सरकार कोई शेयर जारी करती है, कोई प्रतिभूति जारी करती है, तो आप उसमें लगा सकते हैं, या बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले निवेश का कोई ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उसमें लगा सकते हैं जहाँ पे पैसा डूबने की संभावना न हो। ओके, अब देखिए, अपने जमाकर्ताओं के प्रति दायित्वों को पूरा करने में बैंक की ओर से चूक के मामले में, मतलब पैसा जमा किया है हमने और बैंक नहीं दे पा रहा है, इस मामले में PCA मैट्रिक्स के बिना संभावित समाधान प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा सकता है। यानी कि जिस मैट्रिक्स का इस्तेमाल PCA में हो रहा है उसके बिना भी कुछ और संभव हुआ तो किया जा सकता है। किस मामले में? अगर जमा करने वाले लोगों का पैसा चूक रहा है, वो पैसा बैंक नहीं दे पा रहा है तो। अब देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। इसी से संबंधित क्या है? शासन संबंधी कार्यों में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब बना था, ठीक है। और जब आप RBI के बारे में पढ़ते हैं तो ये अधिनियम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1935 वाला भी और एक ये भी। तो इसकी एक धारा है 36A(CA), इसके तहत बोर्ड का स्थान ले सकता है कौन? RBI, रिजर्व बैंक एक बोर्ड का स्थान ले सकता है। ओके, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 में संशोधन रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ किसी स्थगन को लागू करने या उसके बिना किसी बैंक के पुनर्निर्माण या समामेलन करने में सक्षम बनाता है। क्या मतलब है इसका? अधिनियम में एक शक्ति दी गई है कि क्या होगा कि रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की मंजूरी ले करके कोई स्थगन है या फिर किसी बैंक का पुनर्निर्माण करना है या बैंकों को मिलाना है, इसमें निर्णय ले सकता है कौन? RBI। ओके, आगे बढ़िए। रिजर्व बैंक अपनी अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाइयों के हिस्से के रूप में संशोधित PCA के तहत बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर तकनीकी उन्नयन के अलावा पूंजीगत व्यय पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। क्या है इसका मतलब? RBI की शक्तियों की बात हो रही है। अपनी अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाइयों के हिस्से के रूप में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हैं RBI के तहत जो अनिवार्य हैं, वो करता ही करता है, कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी दी गई हैं,
उसके तहत आरबीआई क्या कर सकता है, ज़रा देखिए। संशोधित पीसीए के तहत बोर्ड द्वारा जो बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है, अनुमोदित सीमाओं के भीतर तकनीकी उन्नयन, अगर टेक्निकल कुछ चीज़ें करनी है, एनहांसमेंट करनी है, या इसके अलावा पूंजीगत व्यय है, इसको रोक सकता है कि कुछ गड़बड़ है, अभी इतना मत करिए, इतना रहने दीजिए, हम जब चाहेंगे तब होगा। ओके, अब देखिए ये क्या है, पीसीए प्रतिबंधों को समाप्त करना, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रतिबंध लगे हैं उनको समाप्त करना। क्या मतलब है इसका? अधिरोपित प्रतिबंधों को वापस लेने पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब 4 निरंतर तिमाही, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 4 निरंतर तिमाही वित्तीय विवरणों के अनुसार किसी भी पैरामीटर में जोखिम सीमा में कोई उल्लंघन नहीं देखा गया है, किसी पर पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत एक्शन लिया गया है, प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो वो हटेंगे कब? ये यूपीएससी का एक बढ़िया सेंटेंस हो सकता है कि जो प्रतिबंध लगे हैं वो लगातार 4 तिमाही तक ऐसा हो जाए कि किसी भी पैरामीटर का उल्लंघन नहीं हुआ है, तब अप्लाई कर सकते हैं आप कि हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगा था उसको कृपया हटाइए, हम आगे की कार्रवाई करें, थोड़ा और खुल के काम करें। ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंट है। अब ज़रा समझिए बैकग्राउंड को। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, शुरू में मैंने इसीलिए थोड़ा ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि आगे इसके बारे में लिखा हुआ है। ज़रा ध्यान से समझिए कि क्या है, एक एक करके, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। पीसीए एक ढांचा है जिसके तहत कमज़ोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी में रखा जाता है। रिजर्व बैंक देखता रहता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, इनको काम करने देना चाहिए कि नहीं, कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए कि नहीं। आपने कई बार, फिलहाल कुछ बैंकों के मामले आए तो आरबीआई ने रोक लगा दिया था कि आप पैसे नहीं निकाल सकते इस बैंक से फ़िलहाल के लिए, ऐसी कई बातें थी, वो सब इसी का हिस्सा है। रिजर्व बैंक ने 2002 में, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, 2002 में पीसीए ढांचे को एक ऐसे बैंकों के लिए एक संरचित प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र के रूप में पेश किया था जो खराब परिसंपत्ति की गुणवत्ता के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या लाभप्रदता के नुकसान के कारण कमज़ोर हो गए हैं। यानी कि 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिनको दिक्कत थी, यानी कि पैसा दे दिया है, ऋण दे दिया, पैसा फंस गया है या लाभ अब कम होता जा रहा है लगातार, तो उनको देखने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, उसकी निगरानी के लिए और उसमें हस्तक्षेप करने के लिए। ओके, आगे देखिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एक परिषद है कि कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर इसे 2017 में संशोधित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये नया वाला संशोधन है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? पीसीए ढांचे का उद्देश्य उचित समय पर, दिस इज़ द की पॉइंट, पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना और पर्यवेक्षित इकाई यानी कि जिसकी निगरानी हो रही है उसके लिए समयबद्ध ढंग से उपचारात्मक उपायों को लागू करना अनिवार्य बनाना है। मतलब क्या है? समयबद्ध ढंग से एक टाइम फिक्स कर दिया जाए कि इतने समय में इसको ठीक कर दिया जाए ताकि फिर दोबारा से ये अपना काम करने लगे सुचारू ढंग से। ठीक है, ताकि उसके वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल किया जा सके। सिंपल, अगर तबीयत खराब हो गई है तो तबीयत इस समय तक ठीक हो जाए, ऐसी बात करना। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या से निपटना है। एनपीए, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की थी, उस समस्या से निपटने की बात करता है ये। और इसका उद्देश्य ये भी है कि नियामक के साथ साथ निवेशकों और जमाकर्ताओं को भी सतर्क करना है। कैसे आप सतर्क होंगे? आप एक निवेशक हैं और जैसे ही पता चलता है कि किसी बैंक को आरबीआई ने पीसीए एक्शन के तहत ले लिया है तो आप सावधान हो जाएंगे, आप अपने पैसे नहीं जमा करेंगे, आप निवेश नहीं करेंगे, तो आप सतर्क हुए कि नहीं? समझ रहे हैं ना? ये भी एक इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ेदार बातें और भी हैं इसमें। इसका मुख्य लक्ष्य समय के गंभीर रूप धारण करने से पहले ही उसका मुकाबला करना, समस्या होगा यहाँ पे, समस्या के गंभीर रूप धारण करने से पहले ही उसका मुकाबला करना है ताकि सब चीज़ें ठीक चले, नहीं तो दिवाला होने के बाद कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा, लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण परिणाम। एक बैंक को आमतौर पर लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों को देना होता है किसके पास? आरबीआई के पास। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर
पीसीए ढांचा के तहत इसे रखा जाता है। ठीक है, उसी को तो आरबीआई देखता है कि इन्होंने कैसे किया। ऐसा थोड़ी है कि अपनी तरफ से बहुत सारा काम ये आरबीआई करता है। आरबीआई कहता है कि आप रिपोर्ट बना बना कर दिया करिए, आप क्या क्या कर रहे हैं, आपने कितना ऋण दिया है, लिया है, इसके बारे में भी काफ़ी हद तक आरबीआई देखता रहता है, बैलेंस शीट देखता रहता है। ओके, अब आइए कुछ टर्म्स की बात करते हैं जिसके बारे में हमने पहले ऊपर देखा था। यही वो सब पैरामीटर्स हैं, इन्हीं सब का तो उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इस पर यूपीएससी ने कंसेप्चुअल क्वेश्चन और फैक्चुअल दोनों तरह के पूछे हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि एनपीए क्या है। जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन नहीं देता, 3 महीने तक न ब्याज आया न मूलधन आया, तो क्या होगा कि उसे वो जो ऋण है उसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति कह दिया जाएगा, क्योंकि उससे कोई निष्पादन नहीं हो रहा है, उसका ना रिटर्न आ रहा है ब्याज का और ना ही मूलधन आ रहा है 90 दिनों तक। ओके, अच्छा ये जरा ध्यान दीजिएगा, प्रायः बैंकों द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को सब स्टैंडर्ड डाउटफुल और लॉस एसेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कभी कभी ना ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसको आप किसके तहत रखेंगे, ये सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, ये सब एनपीए के तहत हैं। बेसिकली उसी की सब कैटेगरी है, उसके अंदर जाके ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किताब है एक बार देख लीजिएगा, लेकिन समझिए कि इसी के वर्गीकरण है, इसके अंदर की बात है थोड़ी सी। और हाँ, ये एक आया था टर्म ऊपर, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। जब हम अभी आगे पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में कुछ और, तो हो सकता है कि इसकी चर्चा फिर से हो। CAR ये क्या है? एक बैंक की उपलब्ध पूंजी को मापने का उपाय है। बैंक के पास कितना पैसा है, जिसे बैंक के जोखिम भारित क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है कि वो जोखिम भारित कितना कर सकता है, कितना जोखिम झेल सकता है, इस तरह की बातें हैं। अच्छा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट CRAR के रूप में भी जाना जाता है, वहीं ऊपर जो है CAR इस रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जमाकर्ताओं की रक्षा और दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। CAR, इसको फिर से ऊपर देखिए हिंदी वाला, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, बैंक को ना अपनी पूंजी का एक हिस्सा रखना होता है, बना कर रखना होता है, उसी को कहते हैं। इतना पर्याप्त पूंजी आपके पास होना चाहिए हमेशा। ठीक है, इस तरह की बातें हैं, इसके बारे में थोड़ा और आगे जानेंगे। अच्छा, Tier 1 लीवरेज अनुपात क्या है? लीवरेज अनुपात भी इसी तरह का कंसेप्ट है, आपके पास पैसे होने चाहिए। Tier 1, Tier 2 इस तरह की बातें आती हैं। Tier 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक बैंकिंग संगठन की कोर पूंजी है, ठीक है, और उसकी कुल संपत्ति है। इन दोनों को देखना है, जो कोर पूंजी है और उसकी कुल संपत्ति, इनके बीच के संबंध को दर्शाता है, इसी को कहते हैं लीवरेज अनुपात। अब कोर पूंजी क्या है? कोर पूंजी को आप अपनी किताब में देखिए, ज़रा समझ में आ जाएगा अभी। और कुल संपत्ति क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, इसमें भी सब कैटेगरीज है कोर पूंजी में। कुछ संपत्ति को आप ऐसे बचा कर रखते हैं कि अगर बैंक ऋण देने में सक्षम नहीं है सामान्य तौर पे, तो आगे चल के कोर पूंजी की सहायता ले सकता है। ठीक है, बेसल मानक वगैरह आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आगे मैं बता दूंगा, उसमें इस पे बात की गई अच्छे से कि कोर पूंजी का प्रतिशत कितना होना चाहिए, कितना क्या पैसा रखना है इसमें, ये सारी बातें हैं। ओके, अच्छा, Tier 1 लीवरेज अनुपात की गणना, Tier 1 पूंजी को, देखिए पूंजी दो तरह की होती है इसमें, Tier 1, Tier 2 इस तरह से। तो Tier 1 पूंजी को बैंक की औसत कुल संपत्ति, जो औसत संपत्ति है और बैलेंस शीट है, इसके अलग एक्सपोजर से विभाजित करके इसको निकाला जाता है। आप इसको ऐसे बस एक लाइन में समझ सकते हैं कि ये कैसे निकाला जाएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लीवरेज अनुपात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हमने बात की। लीवरेज अनुपात ऐसे कई वित्तीय मापों में से एक है जो किसी कंपनी के वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन करता है कि वो कितना वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, अपना जो ऋण है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, लोग जब मांगने आ जाएं अपना पैसा तो उनको दे सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ उदाहरण है यहाँ देख लीजिए। इक्विटी अनुपात, इक्विटी अनुपात क्या है? यह अनुपात कंपनी में मालिक के कुल योगदान को दर्शाता है। ठीक है, ऋण अनुपात क्या होता है? कंपनी के उपयोग किए गए कुल लीवरेज को दर्शाता है। और डेब्ट टू इक्विटी अनुपात क्या है? यह अनुपात इक्विटी की तुलना में व्यवसाय में उपयोग किए गए कुल ऋण को दर्शाता है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं उसके।
ओके, बस इसमें बस इतना ही है। बाकी जो भी चीज़ें कुछ नई बातें आएंगी इस जो अभी जो हमने बात किया ना, कोर पूंजी, CAR, इन सारी चीज़ों को हम अलग से, जब बैंकिंग वाला कुछ और मैं देखूंगा, फैक्ट्स डालना है, समय है अभी, तो वहाँ से मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। अब हमारा अगला टॉपिक है मत्स्य पालन क्षेत्र। अब इसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे और मेंस के लिए पर्याप्त इनपुट भी मिलेगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कृषि के अलग अलग क्षेत्रों से यूपीएससी हर साल क्वेश्चंस पूछती है, और जो मत्स्य पालन क्षेत्र है ये बड़ी तेज़ी से ध्यान आकर्षित कर रहा है हर किसी का। इसकी कई वजह हैं, उस पर नहीं जाते, जब मेंस की बात करेंगे तो आएंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि मत्स्य पालन क्षेत्र से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिलहाल कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ये PCS टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। और देखिए, वर्ल्ड फिशरीज डे के अवसर पर भुवनेश्वर में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। एक सिंपल सी चीज़ है, मतलब करंट की बात है, चर्चा में बात थी। बालासोर जो जिला है उड़ीसा का, भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं, और ख़ास तौर से PCS एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो यह तथ्य आपके बहुत काम का है। ओके, अब चलिए, ये जो विश्व मत्स्य दिवस है को विश्व भर में सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। ये एकदम वैसे फालतू की बात है, आपको भी पता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। जो मेन बात है ना वो इधर कहीं है। देखिए, 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि भारत उत्पादन के मामले में कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है। इस दिवस की शुरुआत की गई थी जब वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स की मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी। यानी कि यहाँ समझिएगा, इसकी शुरुआत भारत में जब मीटिंग हुई थी तब हुई थी नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। और इसमें 18 देशों के प्रतिनिधियों के साथ वर्ल्ड फिशरीज फोरम का गठन किया गया था। इसी समय, कब, 97 में वर्ल्ड फिशरीज फोरम का गठन किया गया था, तथा अस्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं और नीतियों के वैश्विक जनादेश की वकालत करते हुए एक डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, एक घोषणा पे हस्ताक्षर की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? समुद्री और अंतर्देशीय संसाधनों की स्थिरता के लिए अत्यधिक मछली पकड़ने की गतिविधियों, आवास विनाश और अन्य गंभीर खतरों पर ध्यान आकर्षित करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब अति होने लगती है तो दिक्कत आने लगती है, ठीक है। बहुत सारे आवास नष्ट होने लगते हैं वहाँ समुद्र में, झील में, जहाँ भी मछली पालन किया जाता है, तो खतरे भी हैं। उन खतरों की तरफ इशारा करना भी इसका काम है। अब ज़रा आते हैं उन जगहों पे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ऊपर जो मैंने बताया वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, भुवनेश्वर वाला, उसके अलावा जो डेट है वो, और ये फोरम के बारे में। लेकिन यहाँ देखिए, भारतीय परिदृश्य देखिए, इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी भी खूब पूछती है फैक्चुअल क्वेश्चन के तहत। क्या है? वर्ष 2019-20 में 142 लाख टन के कुल मत्स्य उत्पादन के साथ इस क्षेत्र में भारत वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है? भारत की 8%। कब? ये 19-20 की बात है, लेटेस्ट ही आंकड़ा है, ओके। इस अवधि के दौरान भारत का मत्स्य निर्यात इतना करोड़ रुपए रहा, ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, जो भारत की कृषि निर्यात का लगभग 18% है। ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम कृषि निर्यात कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने अनाज बेचे बाहर, हमने कुछ और खाने पीने की चीज़ें बेची कृषि से संबंधित, और 100 रुपये आया वहाँ से, इस रूप में भी देख सकते हैं। या फिर 100 रुपये की सामान हमने भेजा इधर से, मान लेते हैं 100 रुपये का सामान हमने निर्यात किया, उसमें से 18 रुपये का जो सामान था वो मत्स्य था, मछली हमने बेची, ठीक है। आगे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग, और जब इस तरह का सेंटेंस बनता है ना, यूपीएससी खेलती है आपके साथ, क्वेश्चन गलत करके दे सकती है सेंटेंस को। ध्यान दीजिएगा, 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है भारत का, ठीक है। कब? 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन की बात हो रही है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिएगा ज़रा, मत्स्य पालन के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में 3 बड़े परिवर्तन देखे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आ सकते हैं। देखिए ज़रा क्या है। पहली बात,
अंतर्देशीय जलीय कृषि का विकास हुआ है। अंतर्देशीय जलीय कृषि का मतलब देखो समुद्र में होता है, कुछ जो जैसे तटीय क्षेत्र हुए, झीलें हुई, नदियाँ हुई, तालाब हुए, यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक, कृषि हो रही है। तो विशेष रूप से मीठे पानी की जलीय कृषि जो है ज़्यादा तेज़ी से होने लगी है, इसमें वृद्धि हो रही है। स्टेटमेंट बन सकता है, यूपीएससी कह सकती है कि अब जो है इसका विकास अवरुद्ध हो गया, विकास नहीं हो रहा या माइनस में जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे अब। अच्छा, मछली पकड़ने में मशीनीकरण का विकास हो रहा हो, तो समय के साथ होना ही है, जितने हम मॉडर्न होते जाएंगे मशीनों का इस्तेमाल होता जाएगा। और खारे पानी के झींगा जलीय कृषि की फसल की शुरुआत हुई है खारे पानी में, ये इंपॉर्टेंट है। और पिछले वर्षों की तुलना में 2021-22 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए बजट में देखिए 34% की वृद्धि हुई है। यहाँ से भी कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है कि बजट में इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या बजट में इस तरह के प्रावधान है, तो 34% की वृद्धि इसमें कर दी गई है, यानी कि सरकार भी चाहती है कि यह क्षेत्र आगे बढ़े। आगे देखिए ज़रा, यहाँ देखिए भारत के लिए मत्स्य पालन का महत्व, ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के लिए, ऊपर का जो डाटा है ना वो भी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। ध्यान रखिएगा, जलीय कृषि के माध्यम से, जलीय कृषि का मतलब होता है कि जल में आप कृषि कर रहे हैं, जल के अंदर, उसमें बहुत सारी चीज़ें, शैवाल कई तरह के हैं जिनसे औषधियाँ बनाई जाती हैं, खाने की चीज़ें हैं, सी फूड में आप देखेंगे बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें उसके तहत मछली भी उत्पादन होता है मछली का, तो उस मामले में दूसरा स्थान भारत का है। अच्छा, भारत विश्व में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ से प्रश्न बने हैं, आगे भी बन सकता है, चौथे को तीसरा पांचवा ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि अब देखिए निर्यातक देश है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.5% का योगदान करता है। ओके, अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो, कुछ ये परसेंटेज वाला आंकड़ा मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ 7.5% क्या है, और यहाँ पर ऊपर कहीं पे लिखा था 18%, और यहाँ देखिए, ये देखिए इतने लाख टन उत्पादन के साथ वैश्विक हिस्सेदारी कुल 8% रही। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 19-20 में जो है 8% लिखा है, वहाँ 7.7%, तो थोड़ा सा आगे पीछे है, 8% रहेगा तब भी आप मान सकते हैं, और वो हो सकता है कि पुराना डाटा हो कुछ 1-2 साल आगे पीछे का, तो आप इसे 8 ही मानेंगे। ये जो 18% लिखा है ये कुल कृषि में कितना निर्यात हो रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना दोनों में। हाँ, तो कहाँ थे हम, यहाँ थे। वर्तमान में यह जो क्षेत्र है देश के भीतर 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है, यानी कि मत्स्य पालन। फिर भी यह अप्रयुक्त क्षमता वाला क्षेत्र है, यानी कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 1920 का अनुमान है, ठीक, 2019 से 20, इसका अनुमान है कि अब तक देश की अंतर्देशीय क्षमता का केवल 58% का दोहन किया गया है। अभी और भी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं और ज़्यादा स्कोप है। यहाँ देखिएगा ज़रा, बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियों के बावजूद पिछले 6 वर्षों में केंद्र सरकार के उपायों ने सुनिश्चित किया है कि मत्स्य पालन क्षेत्र 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज जारी रखे। ओके, अभी एक मज़ेदार चीज़ इसके बाद शुरू होगी, कौन कौन सी योजनाएं जुड़ी हुई हैं, वहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चुनौतियाँ। खाद्य और कृषि संगठन जो है उसके अनुसार कहा गया है कि वैश्विक समुद्री मछली के लगभग 90% स्टॉक का या तो पूरी तरह से दोहन किया गया है या ये अधिक हो गया है या काफ़ी मात्रा में समाप्त हो गया है। ये अधिक हो गया का क्या मतलब, ये ख़त्म होने के कगार पे हो गया, इस तरह की बात होनी चाहिए थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमने जितना मतलब स्टॉक है मछली का दुनिया में, बहुत ज़्यादा उसका हमने दोहन कर लिया है, ऑलरेडी मछलियों को पकड़ के मार के ख़त्म कर दिया है, ठीक है। यह काफ़ी मात्रा में समाप्त हो गया, ठीक है। इसकी रिकवरी जैविक रूप से संभव नहीं हो सकती, यानी कि एक चिंता की बात है कि नेचुरल तरीके से जैसे वृद्धि हो सकती थी वैसे हो नहीं पाएगी, इतना ज़्यादा हमने ख़त्म कर दिया है। और इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं, जलीय निकायों में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट जैसे हानिकारक पदार्थों का निर्वहन जो जलीय जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम पैदा करते हैं। प्लास्टिक जा रहा है माइक्रो बीट्स के रूप में, माइक्रो प्लास्टिक के रूप में, और भी बहुत सारे अपशिष्ट हैं, शहरों का गंदा पानी और बाकी चीज़ें उसमें डाली जा रही हैं समुद्रों में, इससे भी नुकसान हो रहा है। ये सब मेंस के टॉपिक्स हैं, लेकिन कभी कभी ना
मेंस वाले स्टेटमेंट जो दिखते हैं मेंस टाइप के, उनको लेकर के यूपीएससी प्री में पूछ लेती है, इसलिए आप इस पे ध्यान देंगे। और जलवायु परिवर्तन तो है ही इसमें। जलवायु परिवर्तन किसी भी समस्या को आज चाहे कृषि से संबंधित समस्या हो, पर्यावरण से, यहाँ तक कि इकॉनमी की कोई समस्या हो, इन सब में आप जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देख सकते हैं, तो ये तो रहेगा ही। अब देखिए, सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं और इन्हीं प्रयासों को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। एक है फिशिंग हार्बर। क्या है ये? 5 प्रमुख फिशिंग हार्बर का आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकास हो रहा है। कौन कौन है पूछा जा सकता है आपसे, इनमें कौन शामिल है या नहीं है। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम और पारादीप और पट्टुआ घाट। ये पेट्टुआ घाट, ये नाम थोड़ा सुना हुआ नहीं लग रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गड़बड़ा सकता है, बाकी आपने सुना हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। समुद्री शैवाल पार्क बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क एक हब और स्पोक मॉडल पर विकसित गुणवत्ता वाले समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों का केंद्र होगा। ये थोड़ा समझिए, इकॉनमी में या फिर कई जगहों पे कोई कोई योजना भी आती है तो हब और स्पोक मॉडल का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ये साइकिल है, ठीक है, इसके बीच में ना हब होता है, तिल्लियाँ यहाँ से जुड़ी होती हैं, ठीक, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर ये तिल्लियाँ हटा दें तो भी ये पहिया नहीं चल पाएगा, ठीक, और ये हब ना रहे तो इससे जाम हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो हब स्पोक मॉडल का मतलब ये है कि इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं कि एक सेंटर हो और आसपास की चीज़ों को भी वो मदद पहुंचाए। इस आधार पे ये चीज़ें हो रही हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह 15 लाख मछुआरों, मत्स्य पालकों आदि को प्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रयास करती है, जो अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के रूप में इस संख्या का लगभग 3 गुना है, ठीक है। तो 15 का 3 गुना कर दीजिए, लगभग इतना रोजगार देने की संभावना इसमें है इस योजना के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक मछुआरों, मत्स्य पालकों और मत्स्य श्रमिकों की आय को 2 गुना करना है। पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है, कब तक इनकी आय दोगुना करना है? 2024 तक। ओके। पाक बे योजना, पाक की खाड़ी आपने देखा है मैप में, ज़रा देखिए, श्रीलंका और भारत के बीच में है, ठीक है। इस योजना का एक बड़ा सा नाम है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्राउल शिपिंग बोट्स फ्रॉम पाक स्ट्रेट्स इनटू डीप सी फिशिंग बोट्स, इस नाम की योजना है। पाक, यही वाला नाम ठीक है, इसको हो सकता है कि आप ध्यान रखें, समझ में आ जाएगा। पाक बे योजना नामक यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। केंद्र प्रायोजित योजना है, इसके बारे में हमने बात किया था कि प्रायोजित का क्या मतलब है। केंद्र सरकार हिसाब किताब बना देती है, लागू कौन करता है? राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं उसको, ठीक है। तो इस योजना के तौर पर लॉन्च की गई थी। इसे ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। क्रांतियाँ पढ़ते हैं, कई तरह की क्रांति होती है, तो ब्लू क्रांति, नीली क्रांति के हिस्से के रूप में इसे लागू किया गया था। अच्छा, एक विधेयक आया था। इस विधेयक, देखिए सब योजनाएं हैं, सरकार के प्रयास हैं जो मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हैं। एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि सरकार ने इस दिशा में क्या किया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस विधेयक में केवल मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1858 के तहत पंजीकृत जहाज़ों को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके बारे में हम विस्तार से कभी बात करेंगे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जैसे ये भारत है तो इसके किस किस दूरी तक को हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, ये अलग अपने आप में कंसेप्ट है, ठीक है। फिलहाल इतना जानिए कि इस क्षेत्र में भारत आर्थिक गतिविधियां कर सकता है समुद्र के कुछ हिस्से तक। ओके। मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, एक कोष बनाया गया है और इससे मत्स्य पालन से जुड़ी बुनियादी ढांचा सुविधाओं की स्थापना और प्रबंधन से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। ये सारी बातें हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड ना पहले मत्स्य पालकों को नहीं दिया जाता था। अभी हाल के वर्षों में, मेरे ख्याल से 2-3 वर्ष हुए, सरकार ने ये योजना उन किसानों को भी मतलब इस योजना का लाभ उन किसानों को भी देना शुरू किया है जो मत्स्य पालन करते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना पे पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने जो अपडेट बताया कि ये किसको मिलेगा, बाकी किसानों को तो मिलेगा ही, लेकिन जो मछली पालन करते हैं उनको भी मिलेगा।
ओके, जरा इसके बारे में पढ़िए। योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई। किसानों को उनकी खेती के लिए लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यानी कि अगर आपको खेती करने में कोई भी दिक्कत आती है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप बैंक से जाएंगे, बहुत आराम से आपको ऋण मिल जाएगा। तथा अन्य ज़रूरतों जैसे कि कृषि आदानों की खरीद, अब कृषि में इनपुट लगाना है, बीज खरीदना है, उर्वरक खरीदना है, कीटनाशक चाहिए, तो इसमें इनका उपयोग कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के के लिए नगद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था यूपीएससी ने कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसमें घर बनाने का भी ऑप्शन था कि हम घर बनवा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्यों किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और ये किन किन किसानों को मिलेगी ये तो क्लियर कर ही दिया मैंने। ज़रा इसके बारे में सोचिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, समुद्री कृषि, समुद्री उत्पाद, समुद्री जो उत्पाद खासतौर से मछली, तो उसके निर्यात का विकास करने के लिए एक प्राधिकरण बना है। उसी प्राधिकरण के बारे में 2-3 बातें जानने लायक है। देखिए, राज्य के स्वामित्व वाली एक नोडल एजेंसी है ये, जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी है और इसकी स्थापना 1972 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। यही तो खेल है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी संस्थान हैं, ऐसी बॉडीज़ हैं, ऐसे प्राधिकरण हैं जिनको कानून बना कर के स्थापित किया जाता है। और यहाँ से यूपीएससी खूब प्रश्न पूछती है, क्या ये संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है या विधिक निकाय है, कैसे जानेंगे। ठीक है, तो ये एक जो है ये कानून बना के बनाया गया है इसको, तो संवैधानिक नहीं है, वैधानिक निकाय है। ओके, कब बना था? 1972 में। चलिए, मेरे ख्याल से ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।